मेरा नाम शिवानी है। मैं एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे माता पिता को लगता था कि अगर मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो तो मैं उस घर में राज करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा परिवार चाहिए था जहाँ पर सब मिलकर रहें, सास हो, नंद हो, जेठ और ससुर हों। लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं था। इस बात की खुशी मेरे माता पिता को बहुत हुई। वे कहते थे कि वो एक अमीर लड़का है और हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। लेकिन वो तो लड़का न होकर एक 35 साल का पुरुष था और एक लड़के का बाप था। उसका नाम अतुल शर्मा था। वो शायद अपने 13 साल के बच्चे के लिए पत्नी के रूप में एक नर्स ढूंढ रहा था। लेकिन ये बात मेरे माता पिता के समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने तो बस बड़ा घर देखा और मेरी शादी करवा दी। इस घर में हमारी बेटी को दुनिया भर के सुख मिलेंगे ऐसा उन्हें लग रहा था। अपनी बेटी को सुखी देखना ये हर माता पिता का सपना होता है। मेरी शादी का दिन आया। शादी एकदम सीधे साधे तरीके से हो ऐसी अतुल की इच्छा थी। उन्हें चकाचौंध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद 8 साल पहले उन्हें अकेला छोड़कर गई अपनी स्वर्गवासी पत्नी को वो भूल नहीं पाए थे। अतुल की पत्नी बनकर जब मैं इस घर में आई तो यहाँ एक अलग ही शांति का माहौल था। ये एक अजीब शादी थी। ना नंद ने मेरा स्वागत किया और ना सास ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा। सच बताऊं तो मुझे इन सब रिश्तों की बहुत इच्छा थी, क्योंकि मुझे पता था कि प्यार से रिश्ते बनाना ये भी एक अलग ही सफ़र होता है। शाम का समय था। शादी के बाद मैं अतुल के घर उनकी बड़ी सी गाड़ी में आई। लेकिन वे इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही छोड़ दिया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तुम दरवाज़ा खोलोगी तो रिंकी तुम्हें अंदर ले लेगी। मैंने धीरे से उनसे पूछा कि ये रिंकी कौन है, क्योंकि मुझे पता था कि उस घर में कोई औरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी नौकरानी है। अजीब तरीके से मुझे वो ये कहकर वहाँ से चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैं ये सोचे जा रही थी। इतने में एक सुंदर सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बहुत ही विचित्र थे। उस लड़की को देखकर मैं यही सोचने लगी कि अगर उनके घर में इतनी अच्छी सुंदरी अवेलेबल थी तो फिर उन्हें मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। शायद पुरुष अपने लिए पत्नी खानदानी और प्रेमिका सुंदर ढूंढते हैं, लेकिन अब इतना सोचना ठीक नहीं था। ये लड़की बहुत ही चालाक और होशियार सी लग रही थी। अगले ही पल मुझे दूर से ही आवाज़ सी सुनाई देने लगी। मुझे धक्का सा लगा। शुरुआत से ही ऐसे अजीब से दृश्य देखकर मुझे कुछ तो गड़बड़ है ऐसा महसूस होने लगा था और मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुनना शुरू किया। कमरे से आने वाली चीखों की तरफ मेरा ध्यान है। ये देखकर रिंकी मुझ पर जोर से चिल्लाई। उसने जानबूझकर मेरा ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान उस आखिरी कमरे में से आने वाली आवाज़ की तरफ ही था और रिंकी को किसी भी हालत में मेरा ध्यान दूसरी तरफ भटकाना था। खैर, मुझे उसकी आज्ञा माननी ही थी, क्योंकि मेरा इस घर में पहला दिन था। वो मुझे एक कमरे में ले गई और मुझे बेड पर बिठाकर वहाँ से जाने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करना शुरू किया, वो चीखें और तेज होने लगी। मैं सोचने लगी कि ये अजीब सा घर है जहाँ सिर्फ सन्नाटा सा है और ऊपर से ये रहस्यमयी चीखें। उसके बाद मैं अतुल के आने की राह देख रही थी। रात के 12 बज गए थे और बैठे बैठे मेरी पीठ दर्द होने लगी थी, लेकिन अतुल नहीं आए। करीब 1 बजे मेरी आंख लगने ही वाली थी कि उतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आ गई। मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी और मुझे सिर्फ अपने माता पिता के लिए ये रिश्ता निभाना था। अतुल मेरे पास आकर बैठ गए और उनकी आंखों में अस्वस्थता के सिवा और कुछ नहीं था। शायद इस उम्र में उनकी कुछ मजबूरी होगी, इसीलिए उन्होंने ये शादी की, या फिर उनके मन में कुछ और ही होगा। ये सब मैं मन ही मन सोचे जा रही थी। उतने में वो कहने लगे कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई झूठे आश्वासन देने हैं। मैं तुम्हारा तिरस्कार करूँगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ये शादी मैंने अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा एक मानसिक रोगी है, उसे विचित्र आदतें हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से हैंडल कर सकती हो। मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारा बेटा अब मेरी जिम्मेदारी है
उनकी बातों का मैंने पहली बार जवाब दिया। वे हंसकर बोले कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शिवानी, पढ़ी लिखी लड़कियां सच में बहुत अच्छी होती हैं। ये बिल्कुल सच बात है। तुमसे मिलकर यही लग रहा है। मेरा बेटा अजीब आदतों से ग्रस्त है। डॉक्टर्स ने कहा है कि भविष्य में वो ठीक हो सकता है। उसे किसी के सहारे और ममता की ज़रूरत है। जब भी मैं उसे देखता हूँ वो कमरे में सोया हुआ रहता है, रात 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और सिर्फ रिंकी ही उसका ख्याल रखती है। भले ही रिंकी हमारी पुरानी नौकरानी है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपनी है। ये बताकर अतुल शांत हो गए। मेरे दिमाग में रिंकी का चेहरा घूमने लगा। रिंकी इस घर की नौकरानी नहीं लगती, बल्कि उसकी धारदार आवाज़ से ऐसा लगता है मानो वो इस घर की मालकिन हो। लेकिन मैंने इस बारे में अतुल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे फैमिली में दखलंदाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अतुल के बेटे का ख्याल मैं ज़रूर रखूंगी, ऐसा मैंने सोचा। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और शायद उनका प्यार पाने के लिए मुझे उनके बेटे को संभालना ही होगा, और यही एक रास्ता भी था। दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो अतुल घर में नहीं थे। मैं हल्के मन से उठी। घर में शांति पसरी हुई थी। बेड से उठने से पहले ही मुझे अपने मायके की याद आने लगी। उतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और रिंकी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या, ये कहकर अंदर आ गई। रिंकी के चेहरे पर नाराज़ी साफ नज़र आ रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैडम, नाश्ता यहीं ले आऊं कि बाहर डाइनिंग टेबल पर सर्व करूं? टेबल पर ही रख दो। मैंने जब उससे अतुल के बेटे के बारे में पूछा तो कहने लगी कि छोटे मालिक सोए हुए हैं, उनके उठते ही मैं खुद उनके लिए नाश्ता बना दूंगी। उसकी आवाज़ में एक अलग ही मनमानी सी झलक रही थी, मानो उसे मुझे अतुल के बेटे से दूर रखना हो। फिर मैंने कहा कि ठीक है, तुम नाश्ता रखो, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाकर बाहर आते ही मुझे किसी के जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से बाल बांधे और कमरे के बाहर आई तो आवाज़ आना बंद हो गया था। शायद रिंकी किसी से बात कर रही होगी। आवाज़ सुनकर मैं किचन की तरफ गई तो वहाँ एक 13 साल का लड़का विनती करते हुए खड़ा था। रिंकी उस लड़के को आदेश दिए जा रही थी और वो शांत खड़ा था और थोड़ा घबराया सा भी लग रहा था। मैंने उससे कहा कि गुड मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विराट है, उसने डरते डरते जवाब दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, विराट बेटा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहीं रहूँगी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये सुनकर वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। सच में आप मेरा ख्याल रखोगी? हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तुम जो कुछ कहोगे मैं वो सब करूँगी। मैं उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी। वो सच में एक मासूम बच्चा था। फिर हमने रिंकी की इच्छा ना होते हुए भी एक साथ नाश्ता किया। मुझसे बात करते हुए वो बहुत ही खुले दिल से बात कर रहा था और मुझे इतना समझ आ गया था कि उसकी ऐसी हालत कहीं न कहीं रिंकी की वजह से ही है। लेकिन वो चालाक लड़की अभी तक पकड़ी नहीं गई थी और मुझे अब इसके पीछे का राज जानना था। मैंने धीरे धीरे विराट के कमरे में आना जाना बढ़ा दिया था। कई बार मुझे लगा कि मेरे कमरे के बाहर जाते ही वो अपना चेहरा बेड पर पड़ी तकिए के नीचे छुपा देता था। विराट के मन में कुछ तो था जो वो मुझे बताना नहीं चाहता था। मुझे अब सच्चाई तक पहुंचना था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे मुझे लग रहा था कि रिंकी का व्यवहार मेरे प्रति कठोर होता जा रहा था। लेकिन मैंने अब तय कर लिया था कि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त विराट के साथ बिताना है, और अब उसमें जो बदलाव आ रहे थे वो मुझे अब नज़र आने लगे थे। उसका जीवन बहुत बदल गया था और जिसे देख अतुल को भी बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मुझे मेरे मायके जाना पड़ा। उस दिन विराट बहुत अस्वस्थ लग रहा था। मैं करीब 2-3 दिन मायके में रह के आई और आने पर विराट मुझे बहुत उदास लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी सफ़र करके आई थी और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। कब सो गई पता ही न चला। जब आँख खुली तो घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं तुरंत विराट के कमरे की तरफ दौड़ी। उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे। मैंने सभी तरफ से देखा, तभी मुझे एक खिड़की खुली मिली। खिड़की से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और तब मेरा शक सच में बदल गया जब मैंने देखा कि रिंकी विराट को डरा रही थी
और विराट बेड के किनारे एक कोने में चुपचाप बैठा था। रिंकी को विराट पर गुस्सा आ रहा था और मुझे भी, क्योंकि वो इस घर का बेटा होते हुए भी एक नौकरानी के आगे इतना मजबूर और लाचार क्यों था। वो चाहता तो मुझे भी बता सकता था। तभी मैंने दरवाज़ा खटखटाया। रिंकी ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। विराट रो रहा था और उसकी हालत बहुत परेशान करने वाली थी। उसके हाथ कँपकँपा रहे थे। मैंने गुस्से में रिंकी को वहाँ से जाने के लिए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी मेरी नज़र उसके दूसरे हाथ पर पड़ी जो तकिए पर थी। मैंने उसे अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उस तकिए को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मैंने उससे वो तकिया खींचा और सामने जो देखा तो मैं हैरान रह गई। उसमें कुछ जेवर और मेकअप का सामान था और उसमें एक स्कार्फ भी था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या है विराट? वो डरते हुए बोला। ये मेरे लिए रिंकी लेकर आती है। लेकिन क्यों? इस पर वो कुछ नहीं बोला। मुझे रिंकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बाहर आकर रिंकी को आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं आई। बाद में मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। रिंकी इतना घिनौना खेल खेलेगी ये मुझे लगा नहीं था। शाम को जब अतुल घर आए तो उनके साथ रिंकी भी थी। अतुल के साथ होने के कारण मैं रिंकी से कुछ कह नहीं पाई, पर रिंकी को ये पता लग गया था कि मुझे उसका सच पता चल गया था। विराट अब नॉर्मल होता जा रहा था। मैंने वो जेवर और मेकअप सब कुछ फेंक दिया था। अब विराट की सारी जिम्मेदारी मेरी थी और वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया था। लेकिन मुझे रिंकी के मुंह से सब सच जानना था। एक दिन अतुल सुबह जल्दी उठकर काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे। रिंकी नाश्ता परोस रही थी। तब मैंने उससे कहा कि विराट की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वो डर गई और फिर तोते की तरह बोलने लगी। मैं, मेरा छोटा भाई और माँ, छोटा सा हमारा परिवार था। भाई की शादी होने पर मेरा भाई हमसे अलग हो गया। हम दोनों का जीवन निर्वाह करने के लिए मैं और मेरी माँ इस घर में काम करने लगे। कभी कभी मुझे लगता था कि अतुल साहब मुझ पर नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करती उनके सामने ना आने की। मुझे उनसे डर लगता था, लेकिन किसी न किसी कारणवश मुझे उनके सामने आना ही पड़ता था। वो मुझे किसी न किसी बहाने से बाहर ले जाते और हम धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। एक दिन उन्होंने मेरे सामने अपना प्यार जाहिर किया और मुझसे शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन ये नामुमकिन था क्योंकि मैं एक नौकरानी की बेटी थी और वे एक अमीर खानदानी व्यक्ति थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, लेकिन फिलहाल इस शादी के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी माँ एक सीधी सादी औरत थी। वो साहब की बातों में आ गई। साहब ने अपना वादा निभाया और मुझे शहर में एक घर में रहने के लिए कहा। शादी के 6 महीने बाद वे मुझे यहाँ लेकर आए। शायद उनकी इच्छा थी कि मैं एक नौकरानी बनकर रहूं और मैं वैसी ही रही। कुछ समय बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मानो उनका मुझ में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हो। मैंने उनसे इस बारे में कहा भी तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा, और जब मैं चुप नहीं बैठी तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया और एक बड़े अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। मैं एक तलाकशुदा औरत थी, कर भी क्या सकती थी। और जिस परिस्थिति से मैं गुजरी उसी दौरान मैं अपना बच्चा भी खो बैठी, लेकिन भगवान ने इंसाफ किया और विराट को जन्म देने के कुछ समय बाद वो औरत चल बसी। साहब ने मुझे फिर से नौकरानी बनकर इसकी देखभाल करने के लिए कहा और मैं जब भी विराट को देखती मुझे उसमें साहब की ही परछाई दिखती थी। बड़े होकर वो औरतों का आदर करे, डरपोक बने, साहसी ना बने, इसलिए मैंने उसे एक स्त्री जैसे बड़ा करने के लिए सोची। इसलिए मैं उससे मेकअप करवाती, ज्वेलरी पहनने को बोलती और डराती धमकाती रहती। ये सब सुनकर तो मैं सुन्न सी हो गई थी। मुझे लगा कि रिंकी डिप्रेशन की शिकार हो गई थी और एक मानसिक रोगी बन गई थी। उसने ज़िंदगी में इतनी ठोकरें जो खाई थी, वो मानसिक रूप से बहुत ही ख़राब हालत में थी। इसलिए मैंने उसका इलाज करवाया और मुकुंद नाम के लड़के से रिंकी की शादी भी फिक्स कर दी थी। क्योंकि रिंकी बहुत सुंदर थी, इसीलिए मुकुंद ने उसका अतीत जानकर भी उसे अपनी पत्नी बना लिया था। अतुल को मैंने बिना कुछ पूछे ही माफ़ कर दिया था। विराट अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था और उसे ऐसी स्थिति में देखकर अतुल ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। जिंदगी में कभी कभी कुछ इग्नोर करके
बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या मैंने रिंकी, अतुल और विराट के साथ न्याय किया है, या फिर मुझे रिंकी को अपनी सौतन बनाकर घर ही में रख लेना चाहिए था। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।